नमस्कार। एक बार फिर हम लाइव हैं। जल्दी से आप जुड़िए क्लास से। हेलो। हाँ, हम पढ़ रहे थे उष्ण चक्रवात। आज हम उष्ण चक्रवात की संरचना की बात करेंगे। संरचना यानी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम दोनों प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे क्षैतिजीय और एक हम पढ़ेंगे लंबवत। उष्ण चक्रवात में लंबवत रूप से कितनी परतें होती हैं और क्षैतिज रूप से कितनी परतें होती हैं, किस भाग में ज्यादा वर्षा होती है, कहां पवनें ऊपर उठती हैं, कहां पवन अभिसरण करती है और कहां अपसरण करती है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। उष्ण चक्रवात का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज। नमस्ते भाई। ओके नीरू। हाँ, हम लाइव जुड़ चुके हैं। अभी एक सेकेंड और आप रुकिए थोड़ा सा। हाँ, चलो शुरू करें। सबसे पहले तो उष्ण चक्रवात में एक बात है, एक नियम है। क्या चक्रवात या उष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात 34 नोट या उससे अधिक, उससे अधिक पवन गति वाले, पवन गति वाले धरातलीय परिसंचरण को, परिसंचरण को कहते हैं। कहते हैं, कहने का मतलब यह है कि हम उष्ण चक्रवात किसको कहेंगे? उष्ण चक्रवात 34 नोट या उससे अधिक पवन गति वाले धरातलीय परिसंचरण का, उससे अधिक पवन गति वाले धरातलीय परिसंचरण का जातिगत शब्द है। जातिगत शब्द है, यानी कि चक्रवात जो है उसके लिए गति 34 नोट से ज्यादा होनी चाहिए। यह जरूरी है, यह इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एक बात का पता होना चाहिए, उत्तर हिंद महासागर में, हिंद महासागर में 64 नोट या उससे अधिक, 64 नोट या उससे अधिक गति वाले सिस्टम को प्रचंड तूफान, प्रचंड तूफान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचंड तूफान। उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन, हरिकेन, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में, पश्चिमी प्रशांत, ये दक्षिणी चीन सागर में
टाइफून व ऑस्ट्रेलिया के तट पर वीली वीली कहते हैं। वीली वीली कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने ये विनाशकारी उष्ण चक्रवात हैं, चाहे वो हरिकेन हो, चाहे वो टाइफून हो, चाहे वो वीली वीली हो, ये सब के सब, इन सब की गति कितनी होती है? इन सब की गति 64 नोट या उससे अधिक होती है। इन सब की गति 64 नोट या उससे अधिक होती है। यह बात मैंने आपको बताई है। पहली बात मैंने आपको यह बताई, चक्रवात में गति, जब चक्रवात में गति 34 नोट से अधिक होती है, तब उसका नाम होता है क्या? चक्रवात। तब उसका नाम होता है चक्रवात। तो मैंने सबसे पहले यही बात की, उष्ण चक्रवात में 34 नोट या उससे अधिक पवन गति वाले धरातलीय परिसंचरण का जातिगत शब्द है। मतलब चक्रवात उसी को कहेंगे जिसकी गति 34 नोट से ज्यादा होगी। दूसरी बात मैंने कही कि जब 64 नोट या उससे ज्यादा गति हो जाएगी, तब ये चक्रवात जो होते हैं ये बहुत भारी चक्रवात में बदल जाते हैं। इनको बहुत भारी चक्रवात कहते हैं। ऐसे चक्रवातों को हिंद महासागर में कहते हैं प्रचंड तूफान, उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन, प्रशांत में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में वीली वीली कहते हैं। इन सब की गति 64 नोट से अधिक होती है। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो मेंटली भी अस्थिर हो जाते हैं। फिर कोई 2-5 मिनट बाद हमारे दिमाग में आती है कि हमें चलाना क्या था, पढ़ाना क्या था। क्योंकि अब जैसे एक बार सर चल गई, बंद हो गई, हाँ सर लाइव नहीं आई, वो नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है टीचर। फिर 2-5 मिनट तक तो वो स्टेब्लिश ही नहीं हो पाता कि उसको पढ़ाना क्या है, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ वो जुड़ना चाह रहा है वो तो डिस्टर्ब हो गया पहले ही। तो आप लोग अभी दोबारा से इस बात को सुने। मैंने अभी तक 2 बातें बताई हैं कि उष्ण चक्रवात या चक्रवात शब्द हम तभी प्रयोग करेंगे जब गति 34 नोट से अधिक होगी, और जब 64 नोट से ज्यादा हो जाएगी तो हिंद महासागर में तो प्रचंड तूफान कहेंगे। हरिकेन, टाइफून, वीली वीली ये सब 64 नोट से ज्यादा गति वाले उष्ण चक्रवात के नाम हैं। अब हम बात करेंगे उष्ण चक्रवातों की आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि ये चक्रवात आते कितने हैं, कब आते हैं, क्या स्थिति रहती है। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, हम भारत की बात करें तो भारत में दक्षिणी हिंद महासागर में तो चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होते। ये जो आपका भारत है, इधर की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर में तो उष्ण चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि यहां का तापमान कम है। रही बात उष्ण ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले उत्तरी हिंद महासागर में 2 पार्ट है हमारे पास। एक तो ये वाला तो है बंगाल की खाड़ी, और ये वाला है अरब सागर। इन दोनों में यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा उष्ण चक्रवात आएंगे और इसमें आएंगे कम कम। अब ये भी बताऊंगा किसमें कितने ज्यादा आएंगे, किसमें कितने कम आएंगे। एक आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे चक्रवात जो आते हैं वो या तो मानसून आने से पहले आते हैं या मानसून के लौटने के बाद आते हैं। मानसून आने से पहले तो आएंगे मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने, या मानसून लौटने के बाद, सितंबर में मानसून लौटना शुरू करती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या तो 3 महीने पहले या 3 महीने बाद में। यह बात याद रखना। उत्तरी हिंद महासागर में उष्ण चक्रवात मानसून पूर्व
मतलब मानसून आने से पहले, अप्रैल नहीं भी, मार्च से शुरू करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, व मानसून लौटने के बाद, मानसून लौटने के बाद, और मानसून लौटने के बाद कब? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मानसून लौटने के बाद आते हैं। अब इन दोनों में कब ज्यादा आते हैं? मार्च, अप्रैल, मई में ज्यादा आते हैं या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज्यादा आते हैं। सर्वाधिक चक्रवात, सर्वाधिक चक्रवात कब आएंगे? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बात बहुत आराम से आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इस वाले पार्ट में आएंगे अक्टूबर में, इस वाले पार्ट में आएंगे नवंबर में, और नीचे वाले पार्ट में आएंगे दिसंबर में। जो जो मानसून नीचे लौटता जाएगा, ये चक्रवात नीचे आते जाएंगे, क्योंकि जितना मानसून नीचे लौटेगा तापमान बढ़ेगा, आसमान साफ होगा, बादल हट जाएंगे, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर 27 डिग्री होगा, उष्ण चक्रवात बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, हाँ, यहां मतलब यहां वर्ष में 5 से 6 उष्ण चक्रवात आते हैं। उष्ण चक्रवात जिनकी गति 34 नॉट से ज्यादा हो जाती है, वो 5 से 6 आते हैं। जो विश्व के उष्ण चक्रवातों का 7% है, 100 में से 7 है, तो इसका मतलब 6 का 7 हो गया, तो मतलब 90, 80, 90 के आसपास टोटल पूरे विश्व में उष्ण चक्रवात आते हैं। बंगाल की खाड़ी में कितने आते हैं? बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी में आते हैं 4, और अरब सागर में कितने आते हैं? 1। मतलब इन दोनों का अनुपात 4:1 होता है। आप इसको ऐसे ना लिख के सीधा भी ऐसे लिख सकते थे, बंगाल की खाड़ी अनुपात अरब सागर। तो आपको पता रहना चाहिए 4:1 का इनका अनुपात रहता है। अच्छा जी, पूरे विश्व में सर्वाधिक उष्ण चक्रवात कहां आते हैं? विश्व में सर्वाधिक उष्ण चक्रवात सर्वाधिक आते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत यानी दक्षिणी चीन सागर के आसपास। और 2 नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। तो तीसरा क्षेत्र बच गया बंगाल की खाड़ी। ज्यादातर यहीं पे आते हैं और कहीं आते ही नहीं है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? एक बार कमेंट करके आप बता दो मेरे को। हाँ, अब आपको एक डाटा और बताने वाला हूं। 1961 से 2010 के बीच, 1961 से 2010 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए उष्ण चक्रवात, ये कहता बंगाल की खाड़ी में कितने उष्ण चक्रवात आए। अरब सागर में तो कुछ आ ही नहीं रहा, अरब सागर की तो चर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें
बांग्लादेश में तो आए टोटल 38 और भारत में कितने आए? तो भारत में आप जोड़ लेना भाई, भारत में आंध्र प्रदेश में है सबसे ज्यादा 34, आंध्र प्रदेश में आए 34। 2 नंबर पे सबसे ज्यादा है उड़ीसा में 24, ओडिशा में 24 और तमिलनाडु में 21। तो सबसे ज्यादा तो भारत में ही आएंगे। क्यों सर? तो बेटा बांग्लादेश के पास कोस्टल लाइन कितनी है? पश्चिम बंगाल के बराबर, ओडिशा के बराबर, और हमारे पास कोस्टल लाइन लंबी पड़ी है। भाई जब हम यहां से देखेंगे तो भारत के पास तो यहां से लेके शुरू हो जाती है और बांग्लादेश के पास सिर्फ इतनी सी होती है। तो बांग्लादेश में तो कम ही आएंगे, कम ही आएंगे, ज्यादा तो भारत में ही आएंगे। तो आने ही थे। क्यों? क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन लंबी है, तटीय रेखा लंबी है। हाँ, अब सर भारत में कितने आते हैं, यह भी सवाल बनता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात, देखो बंगाल की खाड़ी में टोटल जितने चक्रवात बनते हैं उसके 50% भारत के पूर्वी तट पर आते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो भी बनेंगे वो भारत के पूर्वी तट पे आएंगे। 50% या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहां आते हैं। 30% बांग्लादेश, म्यांमार व श्रीलंका में आते हैं। सवाल आ जाए, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा उष्ण चक्रवात आते हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो भारत में 50% अकेले भारत में आते हैं और 20% समुद्र में ही समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 20% समुद्र में ही समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, क्या कोई भी निम्न वायुदाब होता है वो सब चक्रवात बन जाते हैं? तो एक और बताता हूं, आप समझें। उष्ण चक्रवातों का गहनीकरण, ये मतलब गहन कितने बनते हैं, कितने उष्ण चक्रवात ऐसे हैं जो लास्ट तक चल जाते हैं, गहनता प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1, 50% डिप्रेशन चक्रवात की गहनता प्राप्त करते हैं। डिप्रेशन वो होता है जिसमें 17 नोट से ज्यादा गति होती है और उसमें 17 नोट से जिनकी ज्यादा गति हो गई उसमें से 50% चक्रवात बन जाएंगे। 25% बाहरी चक्रवात बनते हैं, बाहरी चक्रवात बनते हैं, यानी कि इनकी गति 64 नोट से ज्यादा हो जाती है और 25% समाप्त हो जाते हैं। 25% डिप्रेशन से चक्रवात में कन्वर्ट ही नहीं होते, क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये आपकी कुछ चुनिंदा बात थी जो आपको इससे संबंधित थी। इधर इन 2 टॉपिकों में आप देखोगे तो मैंने कुछ बातें डिस्कस की। उष्ण चक्रवात शब्द किससे संबंधित है? 34 नोट से ज्यादा गति हो गई तो उष्ण चक्रवात, 64 नोट से ज्यादा गति हो गई तो भारत में कहेंगे प्रचंड चक्रवात। हरिकेन, टाइफून, विली विली, ये 64 नोट से ज्यादा गति वाले चक्रवात होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर हमने कहा
के भी उष्ण चक्रवात आते कब हैं? तो भारत में मार्च अप्रैल मई में आते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं। सर्वाधिक आते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारत में 5 से 6 उष्ण चक्रवात आते हैं जो विश्व के 7% होते हैं। इनमें 4:1 के अनुपात से आती है। बंगाल की खाड़ी में 4 आते हैं, तब अरब सागर में 1 आता है। सबसे ज्यादा उष्ण चक्रवात आते हैं विश्व में उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में, और 2 नंबर उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। अब उसके बाद हमने बात की कि 1961 से 2010 के बीच बांग्लादेश में 38 चक्रवात आए। ये 34, 24 और 21 ये भारत में आए सब। फिर मैंने कहा कि चक्रवात जितने बंगाल की खाड़ी में बनते हैं 50% भारत में आते हैं, 30% बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में आते हैं, और 20% समुद्र में समाप्त हो जाते हैं। फिर हमने बात की कि क्या कोई निम्न वायुदाब होता है वो सब चक्रवात बनते हैं? तो हमने कहा ना, 50% डिप्रेशन गहन चक्रवात बनते हैं, 25% भारी चक्रवात बनते हैं, और 25% समुद्र में ही समाप्त हो जाते हैं। ये आपकी बात थी। अब हम बात करेंगे अगली, और अगली हमारी जो बात रहेगी वो रहेगी इस बारे में। हाँ, हम इसकी बात करेंगे। उष्ण चक्रवात की क्षैतिज संरचना। उष्ण चक्रवात की क्षैतिज संरचना आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्या आपको पता यह चलेगा कि इस चक्रवात में जो सबसे अंदर वाला भाग होता है ये वाला, ये होती है चक्रवात की आंख। ये चक्रवात की आंख होती है। क्या होती है ये होती है आंख। ये चक्रवात की आंख है। अब आपको पता चले तो इसके चारों ओर आप देख रहे हो यहां तक का भाग, ये चक्रवात की आई वाल है। इसका नाम होता है आंख की दीवार। ये जो इतना भाग है इसका नाम है आंख की दीवार, आई वाल। इसका नाम आई वाल होता है। क्या नाम होता है? आई वाल। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसका नाम होता है परिवल्य क्षेत्र, स्पीरियल बेल्ट, स्पीरियल बेल्ट। और ये वाला होता है बाहरी तूफानी भाग। ये बाहरी तूफानी भाग होता है। तो कोई भी जो चक्रवात होता है वो आपका ये वाला होता है। उसके पहले चक्रवात की आंख होती है, उसके चारों ओर चक्रवात की आई वाल होती है। देखो, आंख वो क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर हवा उठती है। इसमें हवा नहीं उठती बीच वाले भाग में, बल्कि इसमें तो नीचे और उतरती है, अवतलन और होता है। इसके चारों ओर हवा ऊपर उठती है। तो ये एकदम शांत क्षेत्र होता है। न तो यहां हवा चलती है, न यहां बादल बनते, न यहां वर्षा होती चक्रवात की आंख में। और उसके चारों ओर जो होती है वो हवा तेजी से ऊपर उठती है। इसलिए उष्ण चक्रवात में सबसे तेज वर्षा, उष्ण चक्रवात में सबसे तेज वर्षा आंख की दीवार में होती है। ये आपके सवाल आएगा पेपर में। उष्ण चक्रवात के किस भाग में सबसे तेज वर्षा होती है? आंख की दीवार में सबसे तेज वर्षा वाला भाग ये होता है। और परिवल्य क्षेत्र जो होता है वो चक्रवात का बाहरी भाग होता है, जहां धीरे धीरे पवन ऊपर उठती है, तो धीरे धीरे बारिश होती है, कोई ज्यादा होता नहीं है, और बाहरी भाग में मौसम शांत हो जाता है। ये आपकी संरचना है। पेपर में आने वाले सवाल तो 2 ही हैं, इसमें तीसरा तो बनेगा भी नहीं। एक तो उष्ण चक्रवात का वह भाग जहां वर्षा नहीं होती, चक्रवात की आंख। उष्ण चक्रवात का वह भाग जहां
मौसम शांत होता है, चक्रवात की आंख। उष्ण चक्रवात का वर्षा रहित भाग, चक्रवात की आंख। उष्ण चक्रवात का वह भाग जहां पवन नीचे उतरती है, चक्रवात की आंख। बस यही काम की बात है। सबसे तेज वर्षा कहां होती है? आई वोल में। आई वोल में सबसे तेज हवाएं कहां चलती हैं? आई वोल में। और सबसे अधिक दाब प्रवणता कहां पाई जाती है? आई वोल में। बस ये प्रश्न है आपके, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? डाटा वाले में, डाटा वाले में सामान्यतः आएगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में उष्ण चक्रवात सर्वाधिक मात्रा में मानसून पूर्व बनते हैं, मानसून से पहले बनते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा ज्यादा उष्ण चक्रवात बनते हैं। भारत के पूर्वी तट पे ज्यादा उष्ण चक्रवात आते हैं पश्चिमी तट की तुलना में। भारत की तुलना में बांग्लादेश में कम चक्रवात आते हैं, ज्यादा चक्रवात आते हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके, हाँ। अब हम पहली बात करेंगे चक्रवात की क्षैतिज संरचना। तो इसमें आपको पता है कितने भाग होते हैं? चक्रवात के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ओके, और अब हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले करेंगे चक्रवात की आंख। आंख, चक्रवात की आंख। आंख क्या होती है? ये रही साहब, सबसे बीच का केंद्र, जिसके चारों ओर हवाएं ऊपर उठती हैं। और बल्कि इसमें तो हवा नीचे उतरती है, नीचे उतरती है। और नीचे उतरेगी तो एकदम शांत, न बादल बनेंगे न वर्षा होगी। बस इतनी बात बतानी है। चक्रवात का सबसे केंद्रीय भाग, चक्रवात का सबसे केंद्रीय भाग, एक बात। दूसरी बात, यहां ठंड रहती है, ठंड रहती है तथा आसमान साफ रहता है, साफ साफ रहता है, क्योंकि यहां पवन नीचे उतरती हैं, नीचे उतरती हैं। और पवन नीचे उतरेगी तो वर्षा नहीं होगी। दबाव सबसे कम, क्योंकि पवन ज्यादातर इसके साथ हवा के साथ जो होती है ऊपर चली जाती है, थोड़ी बहुत हवा नीचे उतरती है, वो फिर ऊपर चली जाती है, तो निम्न वायुदाब ही रहता है। वर्षा रहित क्षेत्र, वर्षा रहित क्षेत्र। जिस भी बच्चे ने इस बात को समझ लिया कि बम्बूड़ा तो सबने देखा ही है, जो चारों ओर हवा घूमती है ऐसे, तो उसके बीच वाला जो भाग होता है उसको चक्रवात की आंख कहते हैं। बस इतनी बात है। आकार, आंख का आकार कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार? गोलाकार या अंडाकार होता है। फिर इसका व्यास कितना होता है? व्यास 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर। जिस क्षेत्र से चक्रवात की आंख गुजरती है, आंख गुजरती है, वहां वर्षा बंद हो जाती है, हो जाती है। सही बात है भैया, पवन ऊपर ही नहीं उठती तो बारिश कैसे करेगी? ये आपकी चक्रवात की आंख है। ये आपके इंपॉर्टेंट बात है एक। बस वर्षा रुक जाती है और क्या है। ओके, बात समझ में आ गई। दूसरी जो ये वाला भाग देख रहे हो, इसमें सबसे तेजी से हवा
ऊपर उठ रही है, ऐसे 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 ऊपर उठ रही है, लगातार ऊपर उठ रही है, और तेजी से ऊपर उठेगी तो तेजी से ही बारिश होगी। इसको कहते हैं आंख की वाल। अगले पेज में लिख देंगे, आंख की वाल, आई वॉल, आई वाल बोलते हैं इसको, आई वाल, आंख की वाल होती है। ये क्या होता है? सबसे खतरनाक भाग होता है ये, आंख के चारों ओर का भाग, चौड़ाई, कितनी चौड़ाई होती है भी इसकी, तो वो तो चक्रवात पे निर्भर करता है। कोई चक्रवात छोटा होगा तो थोड़ी होगी, बड़ा होगा तो ज्यादा होगी। तो 20 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा होता है ये वाला भाग, आई वाल जो है वो 20 से 100 किलोमीटर होता है। चक्रवात का सबसे खतरनाक भाग, बिल्कुल सबसे ज्यादा बारिश तेज यहां होनी है, सबसे तेज पवन यहां चलनी है ना, यहां सर्वाधिक दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता सबसे तेज पवन, सबसे तेज वर्षा होती है। आप बताओ, सबसे तेज हवा यहां चलेगी, सबसे तेज बारिश यहां होगी, सबसे ज्यादा दाब प्रवणता यहां होगी। सर दाब प्रवणता होती कितनी है? बेटा ये रटने की बात है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। दाब प्रवणता को जब हम वर्तमान समय में बांटते हैं तो 0.2 से 0.5 ये होती है हेक्टापास्कल प्रति किलोमीटर, हेक्टापास्कल प्रति किलोमीटर, ये यहां की दाब प्रवणता होती है। या बादल कौन से बनते हैं? यहां कपासी मेघ बनते हैं। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि उष्ण चक्रवात में कौन से बादल बनेंगे? कपासी मेघ। तो यहां कपासी मेघ बनते हैं। समझ में आई बात? 3 नंबर, परिवल्य क्षेत्र। परिवल्य का मतलब होता है रिंग, गोलाई वाला भाग, आई वाल के बाहर वाला भाग। इसमें बाहर की ओर जाने पर पवन की गति धीमी होती है। बाहर की ओर जाने पर पवन की गति धीमी होती है। और बारिश की बात करें तो इस क्षेत्र में हल्की वर्षा होती है। इस क्षेत्र में हल्की वर्षा होती है। बाहरी तूफानी क्षेत्र, एक बार आपको दोबारा से दिखाऊंगा पीछे वाली पिक्चर में, कि आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये आई वॉल, ये परिवल्य क्षेत्र, और ये बाहर वाला भाग। तो बाहर वाले भाग में तो हवा धीरे 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 ऐसे ऊपर उठेगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी, तो बारिश तो बहुत कम होगी। सबसे बाहरी भाग पवन धीमी गति से चलती है, पवन धीमी गति से चलती है और वर्षा कम होती है।
वर्षा कम होती है। ये आपकी क्षैतिजीय संरचना कंप्लीट हो गई भाई। उष्ण चक्रवात की क्षैतिजीय संरचना कंप्लीट हो गई। कुछ नहीं है, बात ही चार थी। इस वाले पोर्शन में तो आपको ये बातें याद रखनी है। सबसे अधिक दाब प्रवणता, सबसे तेज वर्षा, सबसे खतरनाक भाग, सर्वाधिक दाब प्रवणता वाला भाग, ये आपको बात याद रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला भाग है जो ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है। उस वाले में जहां बारिश नहीं होती है वो वाली बात ज्यादा पूछी गई। इतनी बातें समझ में आई हो तो बता दो। ये आपको एक और चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये कैसा चित्र है? ये उष्ण चक्रवात की लंबवत संरचना दिखा रहा है। तो हम बात करेंगे उष्ण चक्रवात की ऊर्ध्वाधर या लंबवत संरचना, ऊर्ध्वाधर या लंबवत संरचना। ओके, इसमें आपको पता हो तो आपके भाग जो होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं। इसमें तीन परत पाई जाती, तीन परत पाई जाती हैं। तीन परत पाई जाती है। पहली जो परत होती है वो सामान्य वे में यदि हम देखें तो यहां तक की परत होती है, 3 किलोमीटर तक की। ये P1 होती है, ये P1 होती है। ये एक भाग होता है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि चक्रवात में पवन ऐसे, बेटा बोर्ड पे तो वो एंगल तो यही बनेगा, ऐसे पवन बाहर से अंदर की ओर चलती है। ये चक्रवात की आंख है, सब इसके चारों ओर ही चलती है, चारों ओर ही चलती है पवन, है ना। ये चक्रवात की आंख है। ओके, फिर आप देखोगे तो 3 किलोमीटर से लगभग लगभग आप देख रहे हो यहां तक, यहां तक। ये कितना किलोमीटर है सर? तो हम सामान्य बात करें तो एक सामान्य चक्रवात में यहां तक 7.65 किलोमीटर तक, और ये 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक ये वाला भाग, और ये वाला इससे नीचे। यहां तक न तो हवा बाहर निकलती है और न अंदर आती है, केवल हवा सीधी चलती है। ठीक है, ये आपकी दूसरी परत है। ठीक है, और फिर ये आवाज आती है बाहर बाहर, ये तीसरी परत है। तो अब आपके पास इस उष्ण चक्रवात में 3 परत हो गई। आपको पता चला कितनी परत हो गई? 3। पहली परत कौन सी हो गई? 3 किलोमीटर से नीचे वाली, जिसका नाम है अंतःप्रवाह परत। अंतःप्रवाह परत। छोटी छोटी बातें हैं, केवल पढ़ी हुई होती हैं तो बात बन जाती है। आप खुद देख लो, आपने आज तक नहीं पढ़ी, इसका मतलब समस्या तो कहीं ना कहीं है ही। ये वाली आपकी होती है मध्यवर्ती परत, ये बीच की परत होती है साहब। और इससे ऊपर वाली होती है बहिर्प्रवाह परत। बहिर्प्रवाह परत, इसमें पवन बाहर की ओर चलती है, बाहर की ओर चलती है, बहिर्प्रवाह परत। ये आपकी 3 भाग है। सबसे पहले हम देखेंगे पहली परत, अंतःप्रवाह परत। आप बताइए क्या खास बात है इसकी? तो आप बताओगे वह भाग
जहां पवन बाहर से केंद्र की ओर आती है, नहीं चलती है शब्द उपयोग करेंगे, चलती है, बाहर से अंदर की ओर आती है। ऊंचाई सतह से 3 किलोमीटर तक, सतह से 3 किलोमीटर तक ही ऐसा होता है। आप इसको यह भी कह सकते हो कि 700 एचपीए तक, हेक्टा पास्कल तक। ये क्या होता है? ये एयर प्रेशर के हिसाब से नाम होता है। 700 हेक्टा पास्कल तक का भाग इसमें आता है। एक बात याद रखें, सतह से 1 किलोमीटर तक पवन का प्रवाह सर्वाधिक होता है। जो हमने आज तक देखा है वो चक्रवात का यही भाग है, क्योंकि हमने तो यही देखा है। और कहां से देखेंगे हम तो नीचे वाला ही देखते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए 2 नंबर चक्रवात का कौन सा भाग होता है? मध्यवर्ती परत, जिसको बोलेंगे हम मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत कहां से कहां होगी? 3 किलोमीटर से 7.65 किलोमीटर तक, या आप ये भी कह सकते हो 700 हेक्टा पास्कल से कहां तक? ऊपर जब आओगे 400 हेक्टा पास्कल तक, 400 हेक्टा पास्कल तक। 700 से 400 हेक्टा पास्कल तक ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक लिखा है। और कोई समस्या बताओ? इस परत में न कोई अंत्य प्रवाह होता है, अंत्य प्रवाह होता है, और न ही बहिर्प्रवाह होता है। न तो अंत्य प्रवाह होता है, न बहिर्प्रवाह होता है। आपके सामने देख लो, सीधी पवन ऊपर उठती है, कोई मतलब ही नहीं है। ऊंचाई के साथ व्यास में कमी आती है, कमी आती है। अब आपको एक बम्बोड़े का चित्र बना के बता दूं तो कैसे रहे? चलो ये बात समझ में आ गई। अब बहिर्प्रवाह की बात करेंगे। चलो पहले इसकी बात बता देता हूं आपको। बहिर्प्रवाह परत, इसको बहिर्प्रवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि पवन बाहर की ओर चलती है। कहां से कहां होती है? 7.65 किलोमीटर से ऊपर, या 400 हेक्टा पास्कल ए से ऊपर होता है। एक बात, इसमें पवन केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसमें पवन केंद्र से बाहर की ओर चलती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है भाई।
ये 1-2 बार एग्जाम में आई हुई है। ओके, और 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक बहिर्प्रवाह होता है। आपने बम्बूला देखा है क्या? बम्बूला, बम्बूला आपने बम्बूला देखा है तो बम्बूला ऐसे चलता है, देखो ऐसे चलता है, फिर कम होता 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 कम होता है, और फिर ऐसे वापिस चौड़ा हो जाता है। हो जाता है क्या? होता है, ऐसे वापिस चौड़ा होता है। आप देख लेना चाहिए तो, कि यही तो बात है। तो नीचे वाला तो बाहर से अंदर की ओर चलने वाला अंत्य प्रवाह, ये वाला बीच वाला, और ये वाला बहिर्प्रवाह। हमने देखा ये बम्बोले को ऐसे चलते हैं। सेम बात है वही। ये आपकी लंबवत संरचना भी कंप्लीट हो गई। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे नामकरण की। उष्ण चक्रवातों को जो नाम दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, या पहले हम बात कर लेते हैं उष्ण चक्रवातों के प्रकार की, फिर नामों की बात कर लेंगे। हाँ, उष्ण चक्रवात उष्ण चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। उष्ण चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जो होता है ना, वो होता है क्षीण उष्ण चक्रवात। नाम से ही पता चल गया कमजोर है, ज्यादा तेज हवा नहीं चलेंगी। ज्यादा तेज हवा तभी नहीं चलेंगी जब समदाब रेखा तो होंगी दूर दूर, और आकार होगा बड़ा। आकार होगा बड़ा तो फिर हवा बहुत धीरे धीरे चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि आपको पता ही है भाई, समदाब रेखा दूर दूर, इसका मतलब दाब प्रवणता कम है, और दाब प्रवणता कम है तो पवन धीरे धीरे ही चलेगी। इन चक्रवातों में उनको शामिल किया जाता है जो ज्यादा विनाशकारी नहीं होते। जो ज्यादा विनाशकारी नहीं होते, ठीक है। भारत में प्राय ऐसे ही चक्रवात आते हैं। भारत में प्राय ऐसे ही चक्रवात आते हैं। ये दो हैं, इनके दो नाम हैं। एक नाम तो आपका है विक्षोभ। एक नाम क्या है? विक्षोभ, जिसको डिस्टरबेंस कहते हैं इंग्लिश में, विक्षोभ। सबसे काम की बात सुनिए, ये आकार में सबसे बड़े उष्ण चक्रवात होते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लो। पिछले कितने दिनों से मैं आपको एक बात बार बार बताता रहा हूं कि जो चक्रवात आकार में बड़ा होगा, पवन धीरे धीरे ऊपर उठेंगी, और धीरे धीरे ऊपर उठेंगी तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा उष्ण चक्रवात है। ओके, दूसरी बात, ये सबसे कम विनाशकारी होते हैं। तो आप बताओ, आकार में बड़े हैं, दाब प्रवणता कम है,
समदाब रेखा दूर दूर है, पवन धीरे 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 आएगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी, फुहारी वर्षा करेगी, क्या नुकसान करेगा भाई, मतलब ही नहीं है। दूसरा आपका इसमें होता है अवदाब, इसका नाम होता है अवदाब। अवदाब, इसमें भी समदाब रेखा दूर दूर होती है, इसमें भी समदाब रेखा दूर दूर होती है। ये कभी भी विनाशकारी नहीं होते। ये कभी भी विनाशकारी नहीं होते, ये इसका नियम है, विनाशकारी नहीं होते ये भी। तो एक आपके उष्ण चक्रवात ऐसे होते हैं जो विनाशकारी नहीं होते, उनका नाम है क्षीण, मतलब कमजोर, और इनके दो नाम हैं, एक विक्षोभ और एक अवदाब। विक्षोभ आकार में सबसे बड़ा उष्ण चक्रवात होता है और आकार में सबसे छोटा होता है टॉर्नेडो, जो सबसे विनाशकारी होता है। यह बात आपको पता रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे की, प्रचंड उष्ण चक्रवात। तो प्रचंड उष्ण चक्रवात वो होंगे जिनकी गति कितनी होगी, गति 64 नॉट से अधिक, 64 नॉट से अधिक जिसकी गति होती है वो प्रचंड होता है। ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं तथा समदाब रेखा पास पास होती है। बेटा आप बताओ, समदाब रेखा जितनी पास होंगी उसका मतलब उतनी ही दाब प्रवणता क्या है, ज्यादा, उतनी ही दाब प्रवणता ज्यादा है, क्योंकि ये तो मानचित्र का नियम है कि समदाब रेखाओं के बीच में अंतर बराबर रहेगा। मान लो सब समदाब रेखाओं में 5 मिलीबार का अंतर है और ये समदाब रेखा जहां पे भी पास पास है, इसका मतलब वायुदाब प्रवणता में तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। मतलब इस केंद्र से लेके यहां तक 100 मिलीबार का अंतर हो गया। 20 समदाब रेखा है कोई, और एक ये समदाब रेखा 3 ही होती तो 15 ही का होता, 15 मिलीबार का अंतर होता, और जब 20 हो गई तो 100 मिलीबार का अंतर हो गया। पवन वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है, ये ए स्थान, ये बी स्थान, यहां वायुदाब है 1000 मिलीबार, यहां वायुदाब है 990 मिलीबार, तो पवन चलेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां वायुदाब मान लो आपका, यहां वायुदाब हो गया 800 मिलीबार, 850 मिलीबार, तो हवा चलेगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हवा चलेगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन तो दाब प्रवणता से चलनी है, और जितनी समदाब रेखा पास पास होंगी दाब प्रवणता उतनी अधिक होगी, तो पवन उतनी तेज चलेगी। आप खुद कह रहे हो कि सर इसमें दाब प्रवणता जो है, समदाब रेखा जो है वो पास पास होंगी, समदाब रेखा पास पास होंगी, तो फिर चक्रवात तो विनाशकारी होगा ही होगा। ये बात तो कन्फर्म ही है भी फिर। हाँ, और देखो क्या खास बात है, अब समदाब रेखा पास पास होंगी तो क्या होगा, पवन तेज गति से चलती है, हाँ चलेंगी, फिर ये गरज व चमक के साथ अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा करेंगे, और मूसलाधार वर्षा करेंगे तो फिर नुकसान करेंगे ही करेंगे। हाँ, इन्हें
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसकी खास बात है। आप इनको देखोगे तो इनके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह। हमारे पास वर्ड का मैप है नहीं, नहीं तो आपको मानचित्र के अकॉर्डिंग बता देते, वैसे कल बताया था मैंने। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हरिकेन की। किसकी बात करेंगे? हरिकेन की। हरिकेन, हरिकेन कहां उत्पन्न होता है? तो ये तो कन्फर्म है, हमें पता है समुद्र में उत्पन्न होगा। ये आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये वाला यूएसए, ये मैक्सिको, ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये सब वेस्ट इंडीज होता है, पश्चिमी द्वीप समूह। और यहां पे आपका ये वाला जो भाग है ना, इसका नाम है कैरेबियन सागर। यहां उत्पन्न होता है ये, और ऐसे होता 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 और इस वाले भाग को प्रभावित करता है। इसका नाम है हरिकेन। अत्यधिक विनाशकारी उष्ण चक्रवात। ठीक है जी, अत्यधिक विनाशकारी है। दूसरी बात, कहां उत्पन्न होता है? यह है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। ठीक है जी, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक, ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी, ये पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, एक्चुअली कैरेबियन सागर ही काम की बात है इसमें। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होकर किसको प्रभावित करेगा? मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों को होकर मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों को प्रभावित करता है। मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों को प्रभावित करता है। ठीक है जी, कितने दिन जीवित रहता है? इसका जीवन काल कितना है? जीवन काल हरिकेन का 7 दिन होता है, मैक्सिमम या एवरेज 7 दिन। वर्षा कैसी करेगा? अल्पकालिक मूसलाधार, और मूसलाधार करेगा तो विनाशकारी है ना। गति कितनी होती है? गति सामान्यतः 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा होती है 120, कोई कम नहीं होती। एक बात और याद रखें, इसकी गति सैफिर, देखो इसके लिए पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने ये यंत्र बनाया उसके नाम पे नाम निकाल दिया, सैफिर सैम्पसन स्केल। सैम्पसन स्केल, स्केल से मापते हैं। इसकी गति सैफिर सैम्पसन स्केल से मापते हैं हरिकेन की। ओके, और एक और भी मापी यंत्र बनाया ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट पर इसे
12 संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब यह कि हानिकारक, उसमें 12 तक अंक होते हैं। तो ब्यूफोर्ट जो स्केल है, ब्यूफोर्ट स्केल है, ये मापी अंतर है, इसमें 12 संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। बेटा जिसका जो यंत्र जिसने बनाया उसका नाम निकाल दिया। ये पवन की गति मापने के यंत्र है बस, और कुछ नहीं है। और बताओ, ऊंचाई 13 किलोमीटर तक, इसकी आंख प्रसिद्ध होती है। 6 से 12-13 किलोमीटर तक का भाग इसकी आंख के अंतर्गत आता है। तो हरिकेन में आंख जो होती है वो बहुत प्रसिद्ध होती है। ये आपकी अगली बात थी, हरिकेन। फिर हम चलेंगे 2 नंबर, टाइफून। जस्ट जहां आपका हरिकेन बना उसी जगह प्रशांत महासागर में टाइफून बनता है। अब देखो हमारे इंडिया में इंग्लिश का जमाना है, गूगल ट्रांसलेट होता है, कई बार इसको टैफर भी कह देते हैं, टैफर टैफर टैफर। ये कहां होता है, कहां उत्पन्न होता है? ये इंडिया, ये इधर जापान रहता है, ये जावा सुमात्रा द्वीप है, ये 0 डिग्री है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रशांत महासागर का ये वाला भाग होता है। इधर ये फिलीपींस होता है, फिलीपींस। और ये दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। यहां एक चक्रवात उत्पन्न होता है, ये वाला, ये, और ये इनको प्रभावित करता है यहां तक, कई बार जापान तक चला जाता है। ये सेम वो की वो जगह जहां अटलांटिक में थी वो क्यों, यहां इसका नाम टाइफून है बस, और कुछ नहीं है, वही चक्रवात है। बताओ इसकी कोई खास बात आपको पता है तो इसके अलावा। चीन सबसे इंपॉर्टेंट, चीन, जापान, जापान तक चला जाता है क्योंकि आपको पता है यहां क्यूरोशियो धारा चलती है, पवन चलती, वो ले जाती है। चीन, जापान, फिलीपींस, फिलीपींस में आने वाला उष्ण चक्रवात, में आने वाला उष्ण चक्रवात है, कहां उत्पन्न होता है? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में। और यहां लोकल सागर, उसका नाम क्या है? दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न होता है ये। ओके, अगली बात आपको पता होना चाहिए, जापान में इसे टैफर, जापान में इसे टैफर या ताइफू कहते हैं, ताइफू, ताइफू कहते हैं। ये केवल नाम का खेल है। आपसे पूछा जाएगा टाइफून कहां आता है तो आप बता दोगे चीन में। हरिकेन कहां आता है? यूएसए में, मैक्सिको तट पे, बस। विली कहां आता है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम बताने और कुछ नहीं बताना। तीसरा, वीली, कई बार इसको वाइली भी कह देते हैं, वाइली। कहां आता है ये यहां आता है, इधर, यहां, बस इधर आता है। तो केवल इतना याद रखना है,
दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में उत्पन्न होकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग को प्रभावित करता है। अच्छा, भारत में ऐसे चक्रवातों को क्या कहते हैं? यहां आते हैं उनको, उनका नाम होता है साइक्लोन। साइक्लोन, साइक्लोन। हम इनको साइक्लोन कहते हैं। हिंद महासागर में आने वाले उष्ण चक्रवात, ये आपके साइक्लोन कहलाते हैं। समझ में आई बात? अब हमारे पास एक चक्रवात और बच गया जो इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है टॉर्नेडो। पहले तो मैं आपको इसका मैप बता देता हूं क्या मामला रहता है। शायद आपको पता रहेगा कि अच्छा, ये मामला रहता है। आप देखिए, अब ये वाला भाग है ना, ये है कैरेबियन सागर। यहां आपका उत्पन्न हुआ था हरिकेन। ये है मैक्सिको की खाड़ी। आपको पता हो तो ये देश होता है मैक्सिको, ये देश होता है यूएसए, ये होता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और यहां आके एक नदी गिरती है मिसिसिपी, मिशोरी। अब देखो, आपका ये चक्रवात जो है ये उत्पन्न कहां होता है, ये बताओ सबसे पहले तो। बताओ। देखो, ये उत्पन्न होता है यहां उत्पन्न होता है, और ये प्रभावित करता है मिसिसिपी डेल्टा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और 40 डिग्री उत्तर तक यूएसए के पूर्वी तट को। ये सर इधर क्यों गया बेटा? इधर गल्फ स्ट्रीम धारा चलती है, इधर आपकी गल्फ स्ट्रीम जल धारा चलती है, और ये गल्फ स्ट्रीम जल धारा के साथ ऊपर चला जाता है। ओके, देखो, आपका ये जो चक्रवात है सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्नेडो। नाम क्या है? टॉर्नेडो। सबसे पहली बात, सबसे पहले लिख देता हूं, सबसे छोटा उष्ण चक्रवात, आकार में सबसे छोटा। एक बात, सबसे विनाशकारी उष्ण चक्रवात, ये पूरे विश्व का सबसे विनाशकारी उष्ण चक्रवात है। ये भी लगा देते हैं, विश्व का सबसे विनाशकारी उष्ण चक्रवात। पूरे विश्व में सबसे विनाशकारी उष्ण चक्रवात यही है। अगली बात, चक्रवातों में सर्वाधिक दाब प्रवणता। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, दाब प्रवणता ज्यादा रहेगी तभी तो पवन तेज चलेगी, पवन तेज चलेगी तभी बारिश तेज होगी, बारिश तेज होगी तभी चक्रवात विनाशकारी होगा।
कॉमन सेंस की बात है तो। अगली बात, सबसे तेज पवन, सबसे तेज पवन प्रवाह अधिकतम गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा। 800 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, प्रभाव क्षेत्र कौन सा रहेगा? ये वाला मिसिसिपी डेल्टा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और 40 डिग्री उत्तर तक यूएस से। और एक ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा चक्रवात आता है, मिसिसिपी डेल्टा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप व 40 डिग्री उत्तर तक यूएसए का पूर्वी तट के समानांतर चलता है तथा ऑस्ट्रेलिया, ऐसे चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं कभी कभी। ओके, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सेकंड ग्रेड में भी आई है, समुद्र पर टार्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। जल स्तंभ सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है, और मेरे हिसाब से 2022 वाली भर्ती में ही आया है। जल स्तंभ, वाटर स्पोर्ट कहते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया, तो फर्स्ट ग्रेड नेट ये तो बहुत आसान बात है। इसका जीवन काल कितना होता है? 15 से 20 मिनट बस। तो ये 7 दिन रह जाएगा, तब तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। आकार कैसा होता है? कीप के जैसा, कीपाकार या हाथी की सूंड जैसा, हाथी की सूंड जैसा। टार्नेडो को फुटीजो, एक ये स्केल होता है फुटीजो वह टारो स्केल पर मापा जाता है। टारो स्केल पर मापा जाता है। दो बातें और बतानी है। इसका पतला भाग नीचे से पतला होता है, इसका पतला भाग धरातल से जुड़ा होता है तथा चौड़ा भाग ऊपरी कपासी मेघ से, चौड़ा भाग ऊपरी कपासी मेघ से जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपकी बात होती है, इसको समझ गए? अच्छा, एक और काम की बात भी है। भारत में ऐसे चक्रवात आते नहीं, ऐसे चक्रवात कभी भी ऐसे आ जाएंगे तो भारत में कुछ बचेगा ही नहीं। भारत में ऐसे चक्रवात बवंडर कहलाते हैं। कि केवल हम इनको बवंडर नाम देते हैं, हमारे आते नहीं। भारत में ऐसे चक्रवात बवंडर कहलाते हैं। और राजस्थान में
बम्बूला कहलाते हैं। बम्बूला कि सर बस बम्बूले जैसा ही होता है डारेंडो? नहीं भाई, हम किसी भी चक्रवात को लोकल भाषा में बम्बूला ही कहते हैं, तब हमारा ये नाम है। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे वो एक चक्रवात के नामकरण की बात करेंगे। उष्ण चक्रवात का नामकरण। नामकरण की क्या स्थिति होती है? तो आपको पता होना चाहिए नाम दिया क्यों जाता है। नाम देने की कारण है त्वरित पहचान हो सके। एक साथ विश्व में 10 जगह चक्रवात आ रखे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा किस चक्रवात की बात हो रही है, टीवी रिपोर्ट में किसकी बात हो रही है। तो इसलिए त्वरित पहचान हो सके, मीडिया रिपोर्ट आसान हो। मीडिया रिपोर्ट आसान हो जाती है। एक तो आपको चक्रवात आया है और एक आपको हुदहुद आया है, तो लोग ध्यान से सुनेंगे, हुदहुद आया है, फाइलिन आया है, सैंडी आया है, ऐसे ऐसे बात बनती है। और एक चेतावनी के प्रति अभिरुचि बढ़ जाती है। लोग इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ चेतावनी को सीरियस लेते हैं। ये इसके नामकरण के फायदे हैं 3। कर्ता कौन है इनके नामकरण? विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा एशिया प्रशांत, एशिया के पूर्व में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, मतलब एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा चक्रवातों का नामकरण सन 2000 में प्रारंभ हुआ। पहली बार चक्रवातों को नाम देने की शुरुआत सन 2000 से शुरू हुई। और किसके लिए हुई? एशिया और प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनके लिए हुई। किसने की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने की। ओके, हाँ, एक बात और बताना चाहिए, विश्व भर में चक्रवातों का नामकरण 9 क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहां के देश मिलके नामकरण करते हैं। हाँ, अगली बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। चक्रवातों के नाम दोहराए भी जाते, लेकिन अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात के नाम को सेवानिवृत्ति
सेवानिवृत्ति दी जाती है। जैसे अभी तक किन किन नामों को रिटायरमेंट दे दी वो आपको पता होना चाहिए। हैयान, एक ऐयान को दिए हैयान, ये फिलीपींस में आया था 2013 में, फिलीपींस 2013। एक तो अयान को दे दी, और किसको दे दी, एक दे दी सैंडी को, सैंडी यूएसए में आया था भैया, साल तो मुझे ध्यान नहीं है। और एक कटरीना को दे दी, कटरीना, ये सेकंड ग्रेड में एक बार सवाल आ चुका है भाई कटरीना वाला, ये यूएसए में आया था 2005 में, यूएसए में आया था 2005 में, और ये सवाल आ चुका है कटरीना क्या थी। ऑप्शन था नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय घास, एक शायद थी भेड़ की प्रजाति, और एक ऑप्शन था एक संगीतकार, और एक ना ऑप्शन था एक उष्ण चक्रवात। तो कटरीना क्या थी, उष्ण चक्रवात, कटरीना उष्ण चक्रवात की बात कर रहे हैं हम। अब अच्छा, भारत में जो उष्ण चक्रवात आते हैं उनको नाम कौन देता है ये बताओ, बताओ भाई, भारत में कौन देता है। उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को नाम आईएमडी, आईएमडी का मतलब होता है भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने सितंबर 2004 से देने शुरू किए। भारत में जो चक्रवात आते हैं उनको नाम आईएमडी देता है, और सितंबर 2004 से, सितंबर 2004 से इनको नाम देने शुरू किए आईएमडी ने, है ना। 8 देशों ने 8 गुणा 8 64 नामों की सूची सौंपी। पहले से नाम तैयार होते हैं, जैसे चक्रवात आता है उसको नाम दे दिया जाता है, क्रम वाइज, क्रम वाइज दिया जाता है। हाँ, एक इस सूची में पहला नाम तो था ओनिल, ओनिल, जिस भी बच्चे ने किताबों में नाम पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, पहला नाम ओनिल था, और आखिरी नाम था अम्फान, आखिरी नाम अम्फान था। ये 64 नाम जो थे ये दिए गए थे। इसमें भारत की तरफ से कौन से नाम दिए गए, भारत की तरफ से दिए गए नाम, तो भारत के नाम तो अलग ही होते हैं, आपको पता ही, गति, मेघ, आकाश, सागर, वायु, अग्नि, ये नाम दिए थे। गति, मेघ, आकाश, सागर, वायु और अग्नि, ये नाम जो थे आपके, इन 64 नाम में भारत ने दिए थे 8, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए रे, 1 2 3 4 5 6, 2 याद नहीं है भाई, ऐसे 8 के 8 याद नहीं है। हाँ, तो ये जरूरी भी नहीं होते, इतने जरूरी होते तो मैं भी याद कर लेता। एक बात और पता होनी चाहिए आपको, अप्रैल 2019 में इसमें 13 देश शामिल हो गए, तथा 13 गुणा 13 कितने हो जाएंगे रे, 13 गुणा 13 169 नाम दिए गए। अब हिंद महासागर में कितने देश मिलकर
चक्रवातों का नामकरण करते हैं 13। ये काम की बात है साहब, बिल्कुल काम की बात। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर जगह काम की बात। ओके, अच्छा ये 13 देशों के नाम बताऊं। भारत एक, भारत तो है ही, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। तो सर ऐसे सार्क के संगठन देश नहीं, भी ऐसे नहीं बैठती इसमें बात, क्योंकि इसमें म्यांमार जो होता है वो सार्क का सदस्य नहीं होता, लेकिन इसमें शामिल है। और आपका एक ईरान भी शामिल है, लेकिन ऐसे अटपटे तरीके से हम पढ़े तो याद रहता नहीं है। ईरान, कतर भी शामिल है। और बॉर्डर पे और कौन पड़ेगा इस वाले एरिया पे, अरब प्रायद्वीप पे सऊदी अरब। हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों का नाम दे रहे हैं, तो हिंद महासागर के तट पे एक संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और एक यमन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हुए भैया। तो बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, एक ओमान, ओमान, एक बच गया भाई, ये देख लेना कौन सा बच गया भाई, अभी याद आने की स्थिति है नहीं। एक और देख लेना, नेट वेट पे सर्च कर लेना एक बार के लिए। 13 देश कौन से, 12 ही हुए। हाँ, कोई मेरे हिसाब से 13वां देश और कौन बच गया इधर, म्यांमार, इंडोनेशिया, इसमें शामिल होना चाहिए क्या, होना चाहिए। देख लेना आप एक बार, चेक कर लेना, इंडोनेशिया या थाईलैंड में से कोई एक देश और शामिल है इसमें, देख लेना इन 13 देशों में। एक बार की बात है, ये कोई बड़ा विशेष मुद्दा होता नहीं है। 12 याद है तो मैंने लिख दिए। हाँ, अब भारत की तरफ से 9 नाम कौन से दिए गए, भारत के 13 नाम, 13 दिए ना, ये कौन से, तो भारत ने अभी जो दोबारा दिए वो गति दोबारा नाम दिया है, तेज नाम दिया है। अब ये सारे याद थोड़े होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मुरासू, अब बताओ ऐसे ऐसे नाम याद रहते हैं क्या, लेकिन एक आइडिया तो रहना ही चाहिए आपको थोड़ा बहुत। आग, व्योम, आग के अलावा व्योम दिया है, एक क्षार, अभी आने वाले उष्ण चक्रवातों के ऐसे नाम होंगे, प्रोबाहो, इसके भी 13 पूरे होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। एक वो दिया था नीर, वेग जलाधी, कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। एक दुर्नी भी नाम दिया था, धुरनी, और एक नाम दिया था एम्बिड, AMBID, तो इसको एम्बिद नाम दिया था, ये भी सही है, एम्बिद। एक परभजन नाम दिया था, परभजन। ये भारत के 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भारत ने 13 नाम दिए थे। ठीक है, कंप्लीट हो गई बात। एक बात और बता दूं, 2009 में नहीं भाई, 2019 में, 9 में नहीं,
2019 में हिंद महासागर में 2019 में हिंद महासागर में 8 चक्रवात आए सामान्यतः 5 आते हैं, सामान्यतः 5 आते हैं और 2019 में 8 आ गए। ये एक थोड़ा ज्यादा आए थे एक साल, ये आपको पता रहना चाहिए। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या?